स्वागत करता हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज मैं अलग अलग लड्डू कल्पना, मोदक कल्पना ये बताने के लिए आप लोग को आया हूँ, जो हमारे आयुर्वेद का ही भाग है, जो आप लोग को अपने पेशेंट में देना बहुत जरूरी है। क्या होता है ना कि आप लोग अपने पेशेंट को केवल मंड पे या विलेपी ऐसे ही द्रव्य देंगे तो कुछ टाइम तक पेशेंट खाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पेशेंट जो है उनको कुछ नया वैरायटी चाहिए। तो आयुर्वेद में इतने बड़े इतने अच्छे अच्छे द्रव्य हैं ना, जैसे लड्डू और मोदक। ये कल्पना जो है ये हमारे आयुर्वेद की ही देन है। तो मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ मिक्स करके और किस तरह से लड्डू कल्पना या मोदक कल्पना, ये लड्डू जो है ना, ये संस्कृत में अगर देखें हम तो लड्डू कल्पना या मोदक कल्पना ऐसा बताया है। तो वह क्या बताया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और आप लोग भी ऐसे बना के अपने पेशेंट के लिए अलग अलग चीजें बना के देंगे तो पेशेंट आपके पास, क्योंकि आप लोग जब दे रहे हैं तो हर पेशेंट को आप यूज देंगे, किसी को मंड देंगे, किसी को अवलेह देंगे और घृत देंगे, तो कुछ अलग चाहिए लोगों को, कुछ अलग देंगे तभी लोग आपके पास जुड़ेंगे। और कुछ कुछ तो उनको चीज नया वैरायटी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को जो मिठाई के जो रहते हैं ना हलवाई, वो बनाना सिखा रहा हूँ। और आप लोग जरूर इसको एंजॉय भी करिए और बना के खाइए भी, घर वालों को भी खिलाइए और बाहर लोग जो पेशेंट आते हैं उनको भी दीजिए। एक तरह से मैं एक इतना बढ़िया बढ़िया आप लोगों को बताऊंगा ना, और पूरा रेफरेंस के साथ दूंगा कि हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया है। मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ये ग्रंथों में लिखा हुआ है और ये मैंने अपने सर के पास देखा है। तो इसीलिए मुझे बताते हुए बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। सारा चीज मैं अपने सर के नोट से बता रहा हूँ। तो अभी अगर हम लोग देखते हैं, जो लड्डू होता है, लड्डू को संस्कृत में लड्डुक क लगा के लड्डुक ऐसा बोलते हैं या मोदक बोलते हैं। तो ऐसा हमारे आज हम लोग जो लड्डू खाते हैं, जैसे कि कोई जीत गया, एग्जाम में पास हो गया तो लड्डू वगैरह खाया जाता है। तो पहले के जमाने में भी यह खाया जाता था। तो इसमें क्या रहता है लड्डू कल्पना के बारे में, सुश्रुत सूत्र स्थान में 46 नंबर का जो भक्ष्य भक्ष्य कल्पना जो अध्याय है, सूत्र स्थान में 46 नंबर का जो चैप्टर है, उसमें 396 नंबर का श्लोक है। उसमें क्या बताया है कि ऐसे बता रहे हैं कि मेडिसिन, चीनी और गेहूं का आटा या कुछ अलग अलग तरह के जो धान्य हैं उनके आटा से मिक्स करके जो लड्डू तैयार किया जाता है उसको लड्डू कल्पना या मोदक कल्पना बोला जाता है। जो ये लड्डू रहता है, ये हम लोग नॉर्मल वाला लड्डू नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कुछ मेडिसिन वाला लड्डू बनाएंगे और उसके बारे में देखेंगे। तो यह जो रहता है ये गुरु रहता है, पचने में हैवी रहता है, पौष्टिक रहता है, शरीर में रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र की पुष्टि करता है। उसी तरह से हृदय रहता है, मतलब खाने में अच्छा लगता है, हार्ट के लिए भी अच्छा रहता है और हृदय भी रहता है, मतलब मनोहारी रहता है, मन के लिए बहुत प्रिय रहता है। फिर तर्पण करने वाला रहता है, कोई हाइपोग्लाइसीमिया की स्टेज में है या क्रुश है या उरशत हो गया है, उसको एक लड्डू खिला दीजिए या आयुर्वेदिक, तो वह एकदम तुरंत ही उसको पुष्टि मिलेगी और उसको तुरंत ही ताकत आएगा, ब्रियण हो जाएगा। इसी तरह से बल कारक है, तुरंत ही ताकत दे देता है। जो आप लोग एक सलाइन लगा देते हैं एलोपैथी के डॉक्टर, तो उसमें उतनी ताकत नहीं है जितना ये एक लड्डू खिला दिया पेशेंट को, तो इतना बढ़िया है। उसी तरह से मैदा से बना के मैदा इसमें यूज कर सकते हैं। फिर सूजी का प्रयोग कर सकते हैं, जो चावल का आटा का यूज कर सकते हैं, नाचनी नाम की जो धान्य होता है उसका जो आटा होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, उड़द के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग दाल के आटे का प्रयोग कर सकते हैं, या गोंद जो होता है उसके आटे का प्रयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो ये खजूर होता है उसका आटा या जो छुहाड़ा होता है उसको पीस के पूरे अच्छे से और उसका आटा का प्रयोग कर सकते हैं। छुहाड़ा का आटा जो रहता है या जो गीला वाला रहता है खजूर, उसको पूरा अच्छे से पीस के सुखा के उसका प्रयोग कर सकते हैं। या जो नारियल होता है उसको पूरा तरह से कद्दूकस करके पूरे तरह से पीस के सुखा के और नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। या मेथी का जो दाना होता है, मेथी दाना, उसका भी लड्डू बनाया जा सकता है और बहुत गुणकारी होता है। जो मेथी के जो बीज होते हैं, मेथी मिलता है आप लोग को कहीं पर भी किराना में मिलता है, तो उसको लेके आइए, पूरा पीस दीजिए और उससे हम लोग मोदक बनाते हैं या लड्डू बनाते हैं, बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से जो चंद्रशूर होता है, जिसको मराठी में आड़ीव बोलते हैं, हाड़ीव बोलते हैं, तो चंद्रशूर को आटा को पूरी तरह से पीस के उसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, फिर उसके गुड़ का भी जो लड्डू रहता है बहुत बढ़िया रहता है। इसी तरह से नारियल का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से जो मूंगफली होती है, शेंगदाना होते हैं, मूंगफली के आटे को पीस, मतलब उसको पीस के और उसका एकदम फाइन पाउडर बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। या जौ को भून के और उसका आटा का प्रयोग कर सकते हैं। या चुरमुरा होता है उसको भून के और उसका प्रयोग कर सकते हैं।
राजगीरा का लड्डू मिलता है यहाँ पे महाराष्ट्र में, उसका प्रयोग तो यहाँ पे जरूर होता है व्रत और उपवास में। फिर उसी तरह से जो खील होता है जिसको मराठी में लाही बोलते हैं, लाह्या, इनका भी प्रयोग जो हम लोग दिवाली में लक्ष्मी माता को जो हम लोग करते हैं बतासा और लाही चढ़ाते हैं, खील जो चढ़ाते हैं व्हाइट कलर का होता है, चावल से बनता है, उसको पूरा पीस के और उसका लड्डू बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। या तिल के आटा, तिल को पूरी तरह से सफेद तिल या काला तिल, इनको पीस के इनका प्रयोग हम लोग करके लड्डू बना सकते हैं, या पीस के करें या फिर अक्खा उसका प्रयोग करें। उसी तरह से सूखा मेवा जो रहता है, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं अलग अलग, उनका भी प्रयोग करके लड्डू कर सकते हैं। ऐसा सुश्रुताचार्य जी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सुश्रुताचार्य जी ने बोला है कि ऐसे कल्पनाओं का प्रयोग करिए, अलग अलग धान्यों का प्रयोग करिए जो आपके पेशेंट को तर्पण करे, ब्रीहण करे, फिर तृप्ति दे। तृप्ति होना बहुत जरूरी है, तृप्ति मिलती है तो इंसान का जिंदगी बहुत अच्छा चलता है, नहीं तो इंसान बहुत दुखी रहता है। और उसको अच्छा एक लड्डू मिल गया और वो खाए, उसको तृप्ति मिला, तो पेशेंट का मेंटली और फिजिकली वो फिट हो जाता है। ये पुष्टि करने वाला है, पौष्टिक होता है, बल कारक होता है। कोई भी इंसान बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है और उसको ऐसा कोई आपने लड्डू दे दिया, आप लोगों ने टीवी सीरियल्स में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा कि माँ हमेशा बच्चे को, शहर में अगर बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है या कुछ पढ़ रहा है, तो माँ ने बेसन के लड्डू बना के भेजती थी पहले के जमाने में, घी से बनाया हुआ। तो इसका एक साइंस है कि ये बल कारक है। जो लोग बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उनको ना एक लड्डू खा लिया तो बहुत ही ज्यादा कैलोरीज होते हैं, बहुत ज्यादा ताकत आ जाता है। इसको ही निघंटू रत्नाकर में एक बूंदी का लड्डू, हम लोग जो नॉर्मल लड्डू खाते हैं उसके बारे में बताया है। निघंटू रत्नाकर भाग 1 गुण दोष प्रकरण में बताया है। क्या बता रहे हैं कि जो चना का आटा रहता है, चना को पीस के, चना दाल को पीस दिया, वो आटा ले लिया। उसी तरह से जो चावल का आटा है उसको ले लिया समान प्रमाण में। उसी तरह से घी ले लिया, चीनी ले लिया, कपूर ले लिया और इलायची ले लिया। इन सबको मिक्स करना है। चना का जो आटा होता है वह क्या करना है कि 1 भाग चना का आटा हो गया और 16 भाग जो चना का आटा है 16 भाग हो गया, और जो चावल का आटा है वो 1 भाग हो गया, 1/16 भाग। एक 16वां जो भाग है उसमें केवल चावल का आटा मिक्स करना है। मतलब चने का आटा ज्यादा, 15 भाग जो है वो चने का आटा और 1 भाग चावल का आटा, इसको मिक्स कर लेना है और उसमें थोड़ा सा मोम डालना है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। या फिर उसमें घी डालिए, या उसमें मक्खन डालिए, या फिर उसमें जो खोआ होता है वो डाल दीजिए। उसके बाद में पानी डाल के मिक्स करके, और जिस तरह से लड्डू बनाते हैं, वो जो तलने वाला जो रहता है जिसमें छेद छेद रहते हैं, उसमें डाल के उसको डालना है। तो उससे वो जल्दी जल्दी, हम लोग तेल उबलते हुए तेल में डालते हैं तो उससे बूंदी 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 करके निकलता है। और फिर उसके बाद में जब वो बूंदी बूंदी बन जाता है, फिर उसको एक पात्र में छान के लेना है अलग, और फिर उसको ऐसे बांधना है, गोल गोल ऐसे लड्डू की तरह बांधना है। तो ये इतना बढ़िया हो जाता है। और इसको बेलफल जो रहता है उतना बड़ा एक एक लड्डू बना देना है। तो यह जो रहता है, जो जिसमें चना का आटा है 15 भाग, 1 भाग जो है वह चावल का आटा है, फिर घी है, चीनी है, कपूर है और इलायची है। इसका जो बनाया हुआ जो बूंदी का लड्डू रहता है, यह मधुर रहता है, लघु रहता है, शीत वीर्यात्मक रहता है, रुक्ष रहता है, थोड़ा सा रुक्षता उत्पन्न करता है, त्रिदोष नाशक रहता है, सप्त धातु वर्धक रहता है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, सारे धातुओं को बढ़ा देता है। उसी तरह से तृप्ति कारक रहता है, मतलब मन को सेटिस्फाइड करता है। उस तरह से वृक्ष रहता है, मतलब ये शुक्र धातु को भी अच्छा करता है। इसमें बस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि डायबिटीज मिलेटस, मधुमेह के रोगी को बिल्कुल भी ये नहीं देना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मीठापन रहता है, चीनी का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है। तो यह मधुर है, लघु है, शीत है, लघु है। लघु है मतलब ये पचने में हल्का है। आप बूंदी का लड्डू खाते हैं तो पच जाता है जल्दी, बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहता है, मीठा रहता है, शीत वीर्यात्मक रहता है, और थोड़ा सा रुक्षता भी करता है कभी कभी, अगर ज्यादा खा लिया जाए तो ड्राइनेस करता है, प्यास बहुत लगती है, और त्रिदोष नाशक भी है। मतलब ये दो अति प्रमाण में रुक्षता करेगा, लेकिन सम प्रमाण में लेंगे तो त्रिदोष नाशक, वात पित्त कफ सबको बैलेंस करता है, धातुओं का वर्धन करता है, तृप्ति कारक है, वृक्ष बताया। तो ये बूंदी का लड्डू पहला इन्होंने निघंटू रत्नाकर में बताया है। उसके बाद में शेम कुतूहल करके एक पुस्तक है जो चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी ने प्रकाशित किया है, और इसको जो इंद्रदेव त्रिपाठी जी हैं, वैद्य इंद्रदेव त्रिपाठी जी, इन्होंने 19वीं सदी में इसको पब्लिश किया था। और इन्होंने और भी बहुत सारे संदर्भ ग्रंथों को लेके और फिर इन्होंने कंपाइल करके ये पुस्तक छापा था। तो उसमें एक दही का लड्डू, दधी लड्डू, इस तरह का कल्पना बताया है। इसमें क्या करना है कि जो चावल होता है,
जो 60 दिन में पकने वाला जो चावल होता है उसको पूरी तरह से पीस के उसका आटा लेना है। फिर दही लेना है, चीनी लेना है और घी लेना है। फिर क्या करना है कि जो शाली चावल का जो आटा है और दही लेना है, उन सबको मिक्स कर देना है, पूरी तरह से गूंथ देना है पूरी तरह से। और उसके बाद में क्या करना है कि जिस तरह से बूंदी का लड्डू बनाते हैं उसी तरह से उसमें वो जो इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसको क्या बोलते हैं, छन्नी बोलते हैं, वो उसमें डालना है। तो उसमें छोटे छोटे बूंदी जैसे ये गिरेंगे और वो भी घी में पकाना है। ऐसे बूंदी बूंदी जैसे बनाना है और घी में पकाना है। और उसके बाद में क्या करना है कि उसको ऐसे लड्डू की तरह बना के और जो ये मिश्री का जो पाउडर होता है उसका चारों ओर से कोटिंग कर देना है। तो इस तरह फिर उसको सुखा देना है। इस तरह से जो रहता है दही का लड्डू, दही और चावल का आटा और चीनी और घी, इस तरह का जो बूंदी, इस तरह की बूंदी का जो लड्डू रहता है, पहले वाला जो था उसमें चने का आटा था, इसमें चावल का आटा है, दही है। और दही वाला रहे तो कितना अच्छा लगता है, मतलब खट्टापन रहता है और दीपन पाचन भी रहता है। तो यह ना बल्य है, मतलब शरीर को बल देता है। हृदय बताया है, हार्ट के लिए अच्छा रहता है। फिर वृक्ष बताया, शुक्र धातु को बढ़ाता है, रुचिकर रहता है। फिर वात और पित्त का शमन करता है, दाह शामक रहता है, धातु वर्धन करता है और तृष्णा नाशक है, मतलब प्यास की बीमारी को भी ये ठीक कर देता है। इसी तरह से एक और बता रहे हैं कि दही लेना है, पूरा गाढ़ा गाढ़ा दही लेना है, कपड़े में बांध देना है। कपड़े में बांध के और उसका जो पानी गिरेगा, दही का पानी जो गिरेगा, और उसमें क्या करना है कि जो दही का पानी लेना है, इसमें दही नहीं लेना है, दही का पानी जो बनेगा, वो कपड़ा वाला दही जो है उसका तो आप श्रीखंड बना सकते हैं, लेकिन जो ये पानी है इसको लेना है और चावल का जो आटा है उसमें डाल के थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। और उसके बाद में उसकी छोटी छोटी ऐसे बूंदी टाइप, गोलियां टाइप ऐसा बनाना है और फिर घी में उसको तल देना है। और उसके बाद में जो चीनी का चाशनी होता है उसमें डाल देना है। चीनी का चाशनी में, चीनी का चाशनी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से बनाते हैं, एक तार वाला या दो तार वाला, चीनी डाल के पानी डाल के और उसको बॉईल करते हैं। उसके बाद वो चाशनी बन जाता है, जैसे कि आप लोग रसगुल्ला बनाते हैं, गुलाब जामुन बनाते हैं, चीनी का चाशनी होता है। उसी तरह से इसमें चाशनी में डाल देना है, ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है। और एक तरह से जैसे जलेबी बनाते हैं तो वह उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस होता है, लेकिन उसमें मैदा का प्रयोग होता है। लेकिन इसमें दही का पानी और चावल का आटा इसका प्रयोग किया गया है, तो यह भी बल्ले होता है, शरीर को बल देता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। हृदय बताया है, वृक्ष होता है, रुचिकर होता है, वात पित्तग्न होता है, दाह शामक होता है। किसी को बर्निंग का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेशाब में जलन हो रहा है, हाथ पैरों में जलन हो रही है, मतलब दाह शामक है, बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से धातुवर्धक है और तृष्णा नाशक है, मतलब प्यास की बीमारी को ठीक करता है। इसी तरह से जो गेहूं का लड्डू रहता है, गेहूं के आटे से बना हुआ लड्डू है, उसके बारे में है कि शेम कौतूहल नाम के एक जो पुस्तक है उसमें 10वां चैप्टर में 18 और 19 नंबर के श्लोक में संस्कृत में ये लिखा हुआ है, उसका भाषांतर हिंदी में है। उसमें बोल रहे हैं कि गेहूं का आटा लेना है, चीनी लेना है और घी लेना है। पहले क्या करना है कि जो गेहूं का आटा है ना, वो अब मैदा होना चाहिए, मैदा का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो मैदा लेना है, उसमें घी डालना है, उसमें पानी डालना है, उसको मिक्स कर देना है। और उसके बाद में इसको ना थोड़ा थोड़ा चीनी इसको ऐसे गोल गोल करके, या फिर आप जलेबी की तरह इसको आप इस तरह से जलेबी की तरह भी बना सकते हैं या लड्डू की तरह भी बना सकते हैं। तो यह बहुत बढ़िया काम करता है। और ऐसे बोल रहे हैं कि इसी का हम लोग जब जलेबी बनाते हैं तो वह भी बहुत ज्यादा ये करता है, हृदय रहता है, बल्ले रहता है, वृक्ष रहता है। मैदा, घी और चीनी इससे मिक्स करके फिर बनाया हुआ जो रहता है, जैसे कि जलेबी बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं या लड्डू के शेप में भी बना सकते हैं। एक बोल रहे हैं कि गोल गोल अगर आप बना रहे हैं तो वो लड्डू हो गया। और दूसरा है कि गेहूं के आटे से बनाया हुआ, और फिर उसमें बूंदी टाइप बना के और फिर इलायची, कपूर और मरीच डालकर फिर इसमें उसका प्रक्षेप डाल के और उसका लड्डू बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये भी बल्य है, वृक्ष है, रुचिकर है, वात पित्तग्न है, दाह शामक है, धातुवर्धक है और तृष्णा नाशक है। उसी तरह से गेहूं का एक अलग तरह का लड्डू बताया है शेम कौतूहल में 10वां चैप्टर में 20 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि गेहूं का आटा लेना है, घी लेना है, चीनी लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि गेहूं के आटे को थोड़ा सा घी डाल के कढ़ाई में भून देना है। उसके बाद में क्या करना है कि उसको ना चीनी के चाशनी थोड़ा सा डाल के और उसका लड्डू बना देना है। इसका प्रयोग लड्डू की तरह, और उसमें बाइंडिंग एजेंट चीनी का चाशनी होगा। गेहूं का आटा जो रहता है, जैसे हम पंजरी बनाते हैं,
भगवान की पूजा में। तो इसी तरह से पंजरी की तरफ पहले भून देना है, और जो चीनी का चाशनी है वो थोड़ा ही डालना है, वो लड्डू बनाने तक ऐसा करना है। तो यह मधुर है, शीत है, स्निग्ध है, गुरु है, वात पित्त हर है, वात और पित्त को शमन करता है, और ज्यादा खाने से कफ कर भी बताया है, शुक्र कर बताया है, बल्ले बताया है। गेहूं जो रहता है वो शुक्र कर बताया है। आहार्य द्रव्य होने के कारण यह खाने के योग्य भी रहता है, और ये बहुत टेस्टी रहता है। जो जैसे मंजरी पंजरी का जो लड्डू रहता है, यह राजस्थान एरिया में है, कहीं कहीं ये ऐसे पंजरी का लड्डू मिलता भी है, इसी मेथड से बनाया हुआ। आप लोग, मैंने तो खाया है, मैं राजस्थान एक बार जयपुर गया था, तो पंजरी मतलब जो गेहूं के आटे को भून के और जो पंजरी बनती है, जो हम लोग भगवान की पूजा में हम लोग सेवन करते हैं, तो प्रसाद के रूप में, तो उसी का लड्डू मैंने जयपुर में खाया है, तो मुझे मालूम है। तो इसी मेथड से बनाया जाता है। उसी तरह से उड़ीद का लड्डू, शेम कौतूहल 10 नंबर का अध्याय है, उसमें 29 और 30 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि उड़ीद का दाल लेना है, उड़ीद का दाल को पीस देना है पूरी तरह से, उसका मतलब आटा लेना है, उसमें घी लेना है, उसमें दूध लेना है, इलायची लेना है, पिस्ता लेना है, बादाम लेना है, लवंग लेना है और चीनी लेना है। इन सबको ले लिया। सबसे पहले क्या करना है कि उड़द का जो दाल का आटा है उसको जितना आटा लिया है उतना ही घी लेना है, और उसको मंद अग्नि पे ऐसे भूनना है। जितना घी लिया है उतना ही आटा लिया है, उसको पूरा मंद अग्नि पे हलवा टाइप पूरा भूनना है। उसके बाद में थोड़ा सा लाल जैसा रंग जैसा हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, 1 गिलास तक दूध डालना है। और उसके बाद में क्या करना है कि वह थोड़ा और पक जाए, पूरा अच्छा से लगे, फिर उसमें पिस्ता, बादाम, लवंग, घी और चीनी डबल, जितना वो बनेगा हलवा उतना डबल डालना है, और फिर वो ऐसे भून देना है। उसके बाद में वो ऐसे सेमी सॉलिड जैसा स्टिकी स्टिकी हो जाएगा, फिर उसको थोड़ा ठंडा कर देना है, फिर उसका लड्डू बनाना है। इतना बढ़िया है। उड़द के दाल, घी, चीनी, दूध और पिस्ता, बादाम, लवंग, इन सब का बनाया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है मैं फिर से बताता हूँ। तो उड़द का आटा ले लिया, जितना आटा लिया उतना ही घी ले लिया, और हलवा की तरह पहले भून दिया। पहले आटा को भून दिया, फिर घी डाला, फिर उसको भून दिया, और उसके बाद में हलवा टाइप बना दिया। उसके बाद में वो थोड़ा लाल रंग का हो जाएगा, लाल जैसा होने लगेगा, तो उसमें दूध डालना है। दूध डाल के फिर उसको भूनते रहना है, भूनते रहना है, हलवा जिस तरह से बनाते हैं। और ये उड़द के आटे का जो तो कितना वृक्ष है, उसमें फिर ऊपर से प्रक्षेप द्रव्य में क्या क्या डालना है, तो इलायची डालना है, इलायची का पाउडर डाल दिया, फिर उसके बाद में पिस्ता डाला, बादाम और लवंग, घी और चीनी, इस तरह से लड्डू बना देना है। इतना बढ़िया लगता है, इतना टेस्टी लगता है। और चीनी को भी प्रयोग कर दिया तो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ये गुरु है, स्निग्ध है, उष्ण है, बल्य है, वातनाशक है, वीर्यवर्धक है, क्योंकि उड़ीद का है तो वीर्यवर्धक है, तृप्तिकर है, वात रोग हर है, वायु के रोगों को पूरी तरह से दूर कर देता है। फिर वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, इसलिए जो बताए माश लड्डुक, यह शेम कौतूहल नाम के पुस्तक में संस्कृत में लिखा है, इसको हिंदी में मैं बता रहा हूँ। इसी तरह से मूंग दाल का लड्डू बता रहे हैं, तो इसको मुद्ग लड्डुक या मुक्ता मोदक इस तरह से बोलते हैं। तो इसको भाव प्रकाश में, भाव प्रकाश निघंटु है, उसमें कृतान्न वर्ग में 116 118 नंबर का श्लोक में बताया है। निघंटु रत्नाकर में भी भाग 1 गुण दोष प्रकरण में इसके बारे में बताया है। तो यह ऐसा है कि ये मूंग दाल का लड्डू उसी तरह से बनाना है कि उसमें क्या करना है कि मूंग दाल का आटा लिया, फिर घी लिया, चीनी लिया, उसके बाद में दूध लिया, फिर इलायची लिया, पिस्ता, बादाम, लवंग, चीनी, इन सब को उसी मेथड से बनाना है जिस तरह से उड़द का लड्डू का बना है। तो ये मधुर है, शीत है, लघु है, संग्राही है, बल्य है, तर्पण करने वाला है, त्रिदोषज्ञ है, रुचिकर है, चक्षुष्य है, आंखों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ज्वरग्न है। ज्वर में आप लोग, बुखार के बाद जब इंसान को भूख लगती है, जब उसका सब ये हो गया, लंघन पाचन वगैरह हो गया, जब अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, तो उसको ये मुख का लड्डू दे देंगे ना, उसको फिर तृप्ति देता है। और क्योंकि ये लघु है, अग्नि मान्यता नहीं करता है। और जो मुग होता है ना, वो पथ्यकर बताया है। जो भी हमारे व्याधिग्रस्त पेशेंट रहते हैं ना, जब उनको भूख लगती है तो कुछ सॉलिड देना होता है। जब जब सॉलिड देने की अवस्था आती है, तो मूंग दाल का आप जो आटा है उससे बना हुआ, और उसमें क्या क्या डाला है, तो घी डाला हुआ है, दूध डाला हुआ है, इलायची डाला है, पिस्ता, बादाम, लवंग और चीनी, इनसे मूंग दाल का जो लड्डू रहता है बहुत टेस्टी रहता है। इसी तरह से एक प्रीणन लड्डू बताया, तो अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में पहला अध्याय में 39 40 नंबर का श्लोक है, या फिर अष्टांग संग्रह में उत्तर तंत्र में पहला चैप्टर में 74 नंबर का जो श्लोक है, बालोपचारणीय, बच्चों के लिए जो बताया है, बच्चों के लिए उपयोगी खासकर एक लड्डू बताया है।
वो क्या बताया, तो प्रियाल नाम की वनस्पति लेनी है, उसका बीज लेना है, ज्येष्ठमध लेना है, मधु लेना है, फिर लाजा लेना है, और जो मिश्री होता है उसका पिसा हुआ पाउडर ये ले लिया, और ये इसका लड्डू बनाया। मैं फिर से बताता हूँ, प्रियाल का बीज ले लिया, फिर उसके बाद में यष्टि मधु लिया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यष्टि मधु, मधु लिया, शहद लिया, लाजा लिया, और फिर जो मिश्री का पिसा हुआ पाउडर है जिसको हम पिट्ठी साकर बोलते हैं वह ले लिया। तो इस ये बच्चों के लिए ये लड्डू बहुत ही टेस्टी रहता है, बच्चों के लिए देने के लिए बोला है। जो बच्चे हमारे अन्न खाने लगे हैं, अन्नाद अवस्था से आगे की एज तक हैं, उनके लिए बहुत ही हितकारी रहता है। इस तरह से एक बिलवादी लड्डू, बिलवादी मोदक बताया है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र पहला चैप्टर में 40 नंबर का श्लोक, अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में पहला नंबर का जो अध्याय है उसमें 75 नंबर का श्लोक है, बालोपचारणी अध्याय, उसमें बच्चों के लिए बिलवादी मोदक बताया है। तो पहले के जमाने में बच्चे कैंडी और बॉर्नविटा, बूस्ट ये सब नहीं खाते थे, हॉर्लिक्स नहीं खाते थे, वो लोग के लिए मोदक बनाया जाता था, वो भी जड़ी बूटियों वाला। अभी का जो है वो पूरा एकदम केमिकल वाला है सब, बॉर्नविटा, बूस्ट, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, जो आजकल प्रचार होता है, ये सब पहले के जमाने में ये सब नहीं था। आजकल का जो है वो अग्नि मान्यता करता है, उसमें मॉल्ट रहता है बहुत ज़्यादा, MALT मॉल्ट रहता है, तो उससे अग्नि मान्यता होती है, बच्चों को जबरदस्ती खिलाया पिलाया जाता है। अब जो बच्चे खेलते कूदते नहीं है उनका वजन बढ़ जाता है। लेकिन ये जो हमारा मोदक कल्पना है, लड्डू कल्पना, इससे कभी मोटापा नहीं होता है, और यह बृहण करता है, मतलब सारे धातुओं का पोषण बराबर करता है, समान मात्रा में करता है। तो इसमें बेलफल ले लिया, इलायची ले लिया, चीनी ले लिया, लाजा मतलब जो लाही होता है, खिल जो बोलते हैं वो ले लिया, सत्तू जौ का आटा ले लिया। इनको पूरी तरह से पहले भून देना है। बेलफल का जो चूर्ण रहता है वो ले लिया, और फिर इलायची, चीनी और खील का आटा और सत्तू, इन सबको मिक्स करके घी डाल के पूरी तरह से भून लिया, और उसके बाद में इसका लड्डू बनाना है। तो ये अग्नि का दीपन कार्य करता है। फिर स्तन्यपान छोड़ने के बाद जो बच्चों का ऐसा रहता है ना कि हम माँ का दूध नहीं पी रहे हैं, लेकिन हमें भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, हमें कुछ तो चाहिए तृप्ति के लिए, तो उनको ये बिलवादी मोदक या बिलवादी लड्डू खिलाया तो उनकी तृप्ति हो जाती है, तो उनको वो माँ का दूध का याद नहीं आता है, माँ के स्तनपान करने की याद नहीं आती है। तो मतलब उतना ये पौष्टिक होता है, इतना मतलब इसमें गुण रहते हैं, इसलिए बिलवादी मोदक के बारे में बताया। और वो भी अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र में बताया, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में बताया। तो ये सच में बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा हमने सर के क्लिनिक में देखा है, सर ऐसे बताते हैं और उनके पेशेंट करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से धातकी मोदक बताया, जिसमें धायटी जो रहता है, धातकी का फूल लेना है, चीनी लेना है, चीनी या मिश्री का पाउडर ले लिया, और लाजा का पाउडर ले लिया, जो खिल होता है, खिल का जो पाउडर होता है पूरी तरह से आटा वो ले लिया, और घी ले लिया, उनका लड्डू बनाना है। तो इससे लड्डू बना लिया तो संग्राही होता है। किसी को बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से एक शालुक लड्डू बताया है, जो कमलकंद ले लिया, कमलकंद और चीनी ले लिया, कमलकंद का जो आटा होता है वह लेके, और चीनी जो है पिसा हुआ जो चीनी होता है पिट्ठी साकर, उसको मिक्स करके उसका लड्डू बनाना है। ये स्वयं कतूहल 10 चैप्टर में 44 नंबर का श्लोक है, या निघंटु रत्नाकर में भाग 1 गुण दोष प्रकरण में बताया। इसका प्रयोग जब करते हैं तो यह जो है ये बहुत ही अच्छा कषाय रसात्मक होता है, मतलब कसैला लगता है बहुत, क्योंकि कमलकंद के आटे से बना है। और रुक्ष होता है, गुरु होता है, कफ पित्तग्न होता है, कफ के विकार और पित्त के विकार में बहुत अच्छा फायदा करता है। ज्यादा खाएंगे तो विष्टम्भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, आधमान करता है, गैस बहुत ज्यादा करता है, शूल भी कर देता है और ठंडी भी लाता है। लेकिन अगर थोड़ा सा लिया जाए तो जिनको सर्दी खांसी वगैरह है उनके लिए बहुत ही अच्छा है, कफ पित्तग्न है, हाइपर एसिडिटी उनके लिए भी बहुत अच्छा है। लेकिन ज्यादा नहीं खाना है, नहीं तो वायु का प्रकोप करेगा, क्योंकि कषाय रसात्मक होता है। कमलकंद जो रहता है पित्त शामक रहता है। सबसे पहले क्या करना है कि कमलकंद जो रहता है उसको उबाल के उसकी जो छिलका है वो निकाल देना है, और उसमें न चीनी डाल के और उसमें ऐसे पूरी तरह से पीस के, और उसके बाद में चीनी के चाशनी में डाल के, और फिर चीनी की चाशनी थोड़ा डाल के और उसको लड्डू की तरह बनाना है। बहुत ज्यादा चीनी की चाशनी नहीं बनाना है, उसमें लड्डू की तरह बनाना है। तो ये बहुत ही टेस्टी रहता है, और ये कफ पित्तग्न बताया है। जो कमलकंद से बनाया हुआ है इसको शालुक लड्डू इस तरह से बताया है। इसी तरह से एक सूरन मोदक बताया है, इसमें सूरन कंद लेना है और घी लेना है, सूरन कंद को पका देना है, पानी में डाल के बॉईल कर देना है, और उसके बाद में उसको पीस देना है और उसमें घी डालना है, घी में थोड़ा भून देना है। उसके बाद में चीनी का चाशनी होता है वह थोड़ा सा डालना है, और उसको लड्डू जैसा बना के और सुखा देना है। तो ये बल्ले है,
मतलब बल देने वाला है, अग्निदीपन का कार्य करता है, अर्श रोग में बहुत बढ़िया काम करता है। मतलब सूरन जो है वो अर्शवादी बवासीर में तो बहुत ही बेस्ट काम करता है। इसी तरह से पता है अदरक मोदक, जो अदरक से बनाया हुआ जो लड्डू है, इसमें बोल रहे हैं कि अदरक लेना है। ये श्याम गतवल 10 चैप्टर में 48 नंबर का श्लोक है। इसमें बताया है कि अदरक लेना है, और जो इमली का पत्ता है वह ले लेना है, दूध लेना है, और चावल का आटा लेना है, और घी लेना है, चीनी लेना है, और इलायची लेना है। इन सबको मिक्स करके, और पहले चावल के आटे को थोड़ा सा भून दिया, और उसमें फिर अदरक डाल दिया, अदरक को पीस दिया। पीस के बहुत ही ज्यादा तीखा नहीं करना है, थोड़ा सा डालना है। आप लोगों को मालूम है कि गांव में मतलब नॉर्थ इंडिया में गांव में अदरक का इसी तरह से मोदक बनाया जाता है, शुंठी वगैरह करके। तो वह ना स्तन्य जनन बताया है। उसी तरह से जो मतलब प्रेगनेंसी के बाद सुतिका काल में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूध आने के लिए भी बहुत, जैसे हम लोग सौभाग्य शुंठी पाक का प्रयोग करते हैं, वैसे ही सूंठ वाला जो लड्डू रहता है ये नॉर्थ इंडिया में खिलाया जाता है। तो इसमें अदरक ले लिया, इमली का पत्ता ले लिया, दूध ले लिया, चावल का आटा ले लिया, और घी ले लिया, चीनी ले लिया, और इलायची ले लिया। इनको भून के और मिक्स करके और इनका लड्डू बना दिया। इसका प्रयोग जब करते हैं ना तो ये रुचिकर होता है, कंठ होता है, गले के लिए अच्छा होता है, रुचि उत्पन्न करता है, अग्नि को बढ़ाता है, और कासहर है, खांसी की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है, स्तन्य जनन है, और जो सुतिका अवस्था में जो बल देना होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट डिलीवरी होने के बाद शरीर में थोड़ा कमजोरी आ जाती है, तो उसमें ताकत देना बहुत जरूरी होता है। तो यह अदरक मोदक जो है यह देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुष्मांड मोदक बताए, जो कोहड़ा जो होता है, लाल जो भोपला होता है, लाल लौकी, उससे बनता है, जिससे पेठे की मिठाई बनती है। तो इसमें क्या करना है कि इमली का पत्ता लेना है, दूध लेना है, घी लेना है, चीनी का चाशनी लेना है, और पेठा का जो ये जो सब्जी है वो ले लिया। सबसे पहले क्या करना है कि वो जो कोहड़ा होता है, जो लाल लौकी होता है, जो जिससे पेठे का मिठाई बनता है, हम लोग यहाँ पे लाल भोपला बोलते हैं, तो उसको लेना है, उसको कट करके पीसेस करके, और उसको थोड़ा सा उबाल देना है। उबालने के बाद क्या करना है कि वह पूरी तरह से उबल जाएगा ना, तो वह सॉफ्ट हो जाएगा। उसमें चीनी के सॉरी जो इमली का पत्ता का जो पाउडर है वह डाल देना है, और थोड़ा सा दूध डालना है, घी डालना है, और चीनी के चाशनी में थोड़ा सा डाल के, और उसका लड्डू टाइप बनाना है। या जिस तरह से पेठा का मिठाई बनता है उस तरह से बना दे। तो ये बल्य है, शीत है, शीत वीर्यात्मक है, वात पित्त हर है, और ज्यादा खाने से कफ वर्धक भी होता है। तो इसका प्रयोग करने से बहुत ही अच्छा फायदा होता है। एक तरह से मतलब कुष्मांड मोदक बताए, वो पेठे का मिठाई ही बताए, लेकिन पेठे का मिठाई आजकल अलग तरीके से बनाते हैं। या आयुर्वेद के तरीके से बताया कि इमली का पत्ता, दूध और घी और चीनी का चाशनी ये सब डाल के बनाने के लिए बोला है। उस चीनी की चाशनी में डुबा के रखना है। तो यह पहले के जमाने का था, और आज के जमाने में थोड़ा अलग प्रोसेसिंग हो जाता है। इस तरह से नारियल का लड्डू बताए, श्याम कतुहल 10th चैप्टर में 56 नंबर का श्लोक है। इसमें बोल रहे हैं कि नारियल लेना है, उसको किस के सुखा देना है, वह 2 भाग लेना है, और फिर क्या करना है कि घी लेना है, और चीनी का चाशनी लेना है। और इसमें क्या करना है कि थोड़ा सा जो नारियल का जो कद्दूकस किया हुआ जो भाग है उसको थोड़ा सा घी में डाल के थोड़ा सा फ्राई कर देना है। ये एक तरह से नारियल का लड्डू बना रहे हैं, और उसमें चीनी का जो चाशनी है उसमें डाल के थोड़ा सा डाल के, और उसका लड्डू बना के, और उसको सुखा देना है। तो यह जो है ना, यह बल्य है, सभी धातुओं का पुष्टिकर है। नारियल का लड्डू बनाने के लिए बताया है, बहुत ही बढ़िया रहता है, टेस्टी रहता है। उसी तरह से चूरमा लड्डू, ये निघंटू रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि गेहूं का आटा लेना है, फिर सूजी लेना है थोड़ा सा, फिर बादाम लेना है, चीनी लेना है, खसखस लेना है, मरीच लेना है, फिर इलायची लेना है, और घी लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि गेहूं का जो आटा होता है उसमें थोड़ा सा सूजी डालना है, और पानी डाल के उसको पहले तो मिक्स कर देना है। उसके बाद में घी में थोड़ा सा डाल के और उसको भून देना है। उसके बाद में उसका चूरा टाइप बन जाएगा, उसमें फिर चीनी डालना है, बादाम डालना है, खसखस डालना है, मरीच डालना है, इलायची का जो पाउडर होता है वह डालना है, और इसमें घी डाल के और इसकी लड्डू बनाना है। तो ये चूरमा लड्डू रहता है। इसका प्रयोग करने से वृक्ष रहता है, बल्य रहता है, और तीनों दोषों को दूर करता है, और तुरंत ही तृप्ति का रहता है, बल्य रहता है, बृहणीय रहता है, वृक्ष रहता है, रसायन का कार्य करता है। इस तरह से बताया। इसी तरह से निघंटू रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में दहित्रा करके एक योग बताए। इसमें गेहूं का आटा लेना है, चीनी लेना है, सूजी लेना है, फिर बादाम लेना है, फिर उसके बाद में अलग अलग जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वह ले लिया, फिर उसमें खजूर ले लिया या छुहाड़ा ले लिया,
फिर जो नारियल, सूखा नारियल का जो पाउडर होता है वो ले लिया, मरीच ले लिया और इलायची ले लिया, ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और इसका लड्डू बनाया। तो ये स्निग्ध रहता है, गुरु रहता है, पेट साफ करता है, सारक रहता है, शीतल रहता है, ज्यादा खाने से अग्निमांद्य करता है, कफकर रहता है, पित्त का शमन करता है और शुक्र को बढ़ाता है। इस तरह का ये लड्डू बताया। इसी तरह से एक जो भुई मूंग जो रहता है, भूमि आमलकी रहता है ना, उसी तरह से भुई मूंग एक रहता है। बीज मोदक बीज मोदक का लड्डू ऐसे बता रहे हैं कि जो भुई मूंग रहता है वह लेना है। फिर लाल भोपला लेना है जिसको हम कोहड़ा बोलते हैं, वह ले लिया, जिससे पेठा का मिठाई बनता है। फिर ककड़ी ले लिया, चिरौंजी ले लिया, इस चिरौंजी के अंदर के जो भाग है वह ले लिया। फिर घी और चीनी इसको मिक्स करके और इसका लड्डू बनाने के बोला है। तो यह गुरु है, वृक्ष है, शीतल है, स्थूलता करता है, मतलब मोटापा कर देता है। जो लोग कृष है उनको स्थूल बना देगा। कफकर है, शुक्रकर है, बल्ले है, वात पित्त नाशक है और रक्त दोष को दूर करता है। इसी तरह से मैदा का एक लड्डू बताया है जिसको हम द्रावक बोलते हैं, द्रावा लड्डू। ये भोज कौतूहल करके पुस्तक है, उसमें बताया है। तो मैदा लेना है, घी लेना है, चीनी लेना है और दूध लेना है। और चीनी वो पिसा हुआ चीनी जो रहता है, या आप भूरा ले सकते हैं, जो ब्राउन शुगर रहता है नॉर्थ इंडिया में खाया जाता है, वो भूरा ले लीजिए, या फिर चीनी को पीस के एकदम फाइन पाउडर वो ले लिया। तो मैदा में घी और दूध डाल के और थोड़ा सा सूखने पे थोड़ा सा घी डालना है और उसका लड्डू बना देना है। और थोड़ा सा लड्डू बनाते समय थोड़ा सा आंच दे देना है गर्म, थोड़ा सा हल्का मंद अग्नि पे करना है और इसका ठंडा होने पे इसका लड्डू बनाना है। तो ये भी बल्ल है, वृक्ष है, शुक्र को अच्छा करता है। फिर उसी तरह से धातु पोषक करता है, बहुत ही अच्छा रहता है, तृप्तिकारक रहता है, तुरंत ही ताकत देता है। इसी तरह से शैम कौतूहल में एक नॉनवेज लड्डू बताया है। 10वां चैप्टर में 33 नंबर का श्लोक है। निघंटु रत्नाकर भाग 1 में गुणदोष प्रकरण में मछली का लड्डू बनाने के लिए बोला है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उसमें बोल रहे हैं कि मछली लेना है, जो मछली का जो छोटे छोटे ऐसे बीज टाइप रहते हैं वह लेना है, तक्र लेना है, कमलकंद लेना है, चीनी लेना है और घी लेना है या तेल लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि या तो मछली ले लिया, छोटे छोटे मछली के जो टुकड़े होते हैं वह ले लिया, कुछ भी लेके छोटे छोटे टुकड़े करके और तक्र में उसको उबाल देना है। उसके बाद में उसका मछली के अंदर जो कांटा होता है, जो उसका स्पाइन होता है वह निकाल दिया। और उसके बाद में फिर क्या करना है कि उसका कल्क बनाना है और कल्क को लेके और घी में उसको थोड़ा सा ये करना है, भून देना है। तो जब घी में भूनते हैं ना तो घी जैसा सुगंध आ जाता है, दुर्गंध निकल जाते हैं। उसके बाद में चीनी के चाशनी में डाल, थोड़ा सा चीनी का चाशनी डाल के उसका लड्डू बनाना है। तो ये बल्ले है, इसमें कमलकंद भी डाला है और तक्र में मछली को उबाला हुआ है। इसमें थोड़ा सा चीनी डालना है और घी में या तेल में ऐसे भून दिया और मीठा मीठा ये लड्डू बनाया, मछली का लड्डू। और कमलकंद डाला हुआ है ना तो ये थोड़ा टेस्टी हो जाता है, थोड़ा कषाय रसात्मक और मीठा लगता है। तो ये बल्ल है, गुरु है, वृक्ष है, थोड़ा सा ज्यादा खाने से पित्त को बढ़ा देता है, वात नाशक है। तो ये मछली का लड्डू है। इसी तरह से अन्य पशुओं का भी लड्डू बनाने के लिए बोला है। तो जैसे कि आप लोग, मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, जो बकरे का मांस खाते हैं उनको बकरे का मांस का लड्डू, या फिर मुर्गी के मांस का लड्डू, या हिरण के मांस का लड्डू, या अन्य पक्षियों के मांस का लड्डू, इस तरह से नॉनवेज लड्डू बनाने के लिए बोला है। और यह ना पहले के समय में सब चलता था। कमलकंद के बदले में कुछ लोग जो है, क्योंकि वो रुक्ष रहता है, कषाय रहता है, तो कुछ लोग गेहूं का आटा डाल देते हैं या चने का आटा डाल के उस तरह से टेस्ट बनाते हैं। जिसको जैसा टेस्ट है साथ में है उस हिसाब से बनाया जाता है। मैं जो भी बता रहा हूँ ये हमारे सर का नोट्स है, ये मराठी में है लेकिन मैंने आपको हिंदी में बताया सरल करके। ये सारा चीज जो है ना मटेरियल, मेरे गुरुजी इतने, मेरे सर अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊं। मेरे गुरुजी की कितनी भी तारीफ करो कमी है। मेरे गुरुजी ने पूरा ये हम लोग को मटेरियल दिया है, लड्डू कल्पना या मोदक कल्पना। आप लोग इसमें से इंस्पायर होके कुछ ना कुछ आप लोग भी देने वाले हैं। खुद भी खाइए, पेशेंट को भी दीजिए और आप लोग ना कुछ अलग चीज दीजिए, तभी आपका प्रैक्टिस और चलेगा। इस तरह से मैंने अपना लेक्चर पूरा कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी हो तो यहाँ पे पूछिए। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा, जय महाराज, जय हिंद, आपको प्रणाम। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। आप लोग को मैं नया नया चीज लेके आता हूँ, ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ, आप लोग के लिए ही आता हूँ। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अमन वोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिका जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपके जो भी प्रश्न है कृपया यहाँ पर लिखिए। सबका प्रणाम, सबको प्रणाम।
मैं सबका प्रणाम स्वीकार करता हूँ, सब लोगों की उन्नति हो ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य जगजीत मोगा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग तो देसी लोग हैं, मतलब आपके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के लड्डू बनाए जाते होंगे, उसके बारे में भी जरूर बताइएगा। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। आकांक्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। इसमें आपने दो चोटी वाली एक लड़की की तरफ से भेजा है, ऐसे मैंने आपका चोटी नहीं देखा है, लेकिन बहुत अच्छा भेजा आपने, थैंक यू। डॉक्टर देवेंद्र पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। और किसी का है? डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अल्पना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता मैडम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग भी लड्डू बनाते होंगे अलग अलग चीज़ों से, आप लोग जरूर बताइएगा। डॉक्टर आशा मैम बोल रही हैं भुयन नाम का लड्डू का काकड़ी बीज यूज करना है या रॉ ककड़ी? इसमें रॉ ककड़ी का यूज बताया है, ककड़ी बीज है, हाँ बराबर, ककड़ी बीज को सुखा के उसका प्रयोग बताया है, जो आपने बताया ना बराबर है, ककड़ी बीज को सुखा के बताया। शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं आपको ये सारा चीज नोट से तो मैं सब भेज दूंगा, लेकिन कैसे देना है मुझे अभी मालूम नहीं है। मैं अभी अनुरिता मैम ठीक होती है ना, उनसे मैं पूछता हूँ कि इसका पीडीएफ कैसे भेजना है, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी ज़्यादा मालूम है। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप लोगों को कोई भी मेरे से प्रश्न पूछना है तो मैं अपना नंबर देता हूँ, और हम लोग ना 8:15 मिलेंगे। मैं ये सारे नोट्स आप लोगों को चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। जुलाई महीने का आयुष दर्पण का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना केस शेयर कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोगों को हर चीज़ की, मतलब ज्ञान से रिलेटेड हर चीज़ की सुख सुविधा मिलती है। ज्ञान से हम केवल ज्ञान से मिले हैं एक दूसरे से। तो आप लोग ना मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक देता हूँ, फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, 8:15 फिर मिलेंगे। प्रणाम।